चलिए, तो ये बताइए कि हम सभी लोग सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर नहीं लेंगे तब क्या होगा? मर जाएंगे। अजीव जंतु भी सांस लेते हैं? सभी लोग सांस लेते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और जिस दिन अगर हमारी इच्छा होगी कि अगर अब हम लोग इस धरती को छोड़कर कहाँ चले जाएं, हाँ, स्वर्ग में चले जाएं चाहे नरक में चले जाएं, तो जैसे हमारे कर्म रहेंगे तब उस दिन हम लोग सांस लेना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं ना। और सांस लेना बंद कर देते हैं तो उसी दिन रोना धोना चालू हो जाता है। ठीक है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं जब तक जिंदा रहते हैं तब तक लेते हैं। जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, सभी लोग किसी न किसी रूप में सांस लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि वो सांस जो हम लोग लेते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पाचन अंग के बारे में, कैसे खाना जा रहा था अंदर तो कैसे पच रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन अंग के बारे में। ठीक है। तो सांस लेने में कितने अंग भाग लेते हैं, कौन कौन से अंग हैं, क्या हम अंदर लेते हैं क्या बाहर लेते हैं, कौन सी गैस अंदर निकालते हैं, कौन सी अंदर लेते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। कुछ लोग, कुछ जंतु पानी में रहते हैं जैसे मछली जो है वो कैसे सांस लेती है, कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सांस जो हम लोग लेते हैं तो ये तो सभी ज्ञानेंद्रियों में पढ़े हैं कि सांस लेते हैं, जो सूंघते हैं, कैसे सूंघते हैं हम लोग? किस अंग की सहायता सूंघते हैं? किस अंग? हाँ, सूंघना, सूंघना किस अंग से होता है? नाक से। और खाते किस अंग से हैं? मुख से। तो सांस किस अंग से लेते हैं, मुख से या नाक से? मुंह से सांस नहीं लेते हैं? लेते भी हैं। तो मुख से ऐसे कुछ लोगों को ये सोचेंगे कि अरे ये तो मुंहों से सांस ले रहे हैं, और कुछ लोग मुंह बंद कर लेंगे। तो वास्तव में सांस किससे लेते हैं? मुख से लेते हैं कि नाक से लेते हैं? किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। मुख से सांस नहीं लेते। मुख से जब सांस लेने लगेंगे तो जीभ में ये जो लार स्रवित होता है वो सूखने लगेगा, हालत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। मुंह से सांस लेके देखिए, जब सर्दी पकड़ लेता है तो सोचिए, मुंह से सांस लेते हैं ना तो आसानी से सांस लेते हैं या दिक्कत होता है? जब सर्दी पकड़ लेता है, दोनों नकिया जाम हो जाता है, नकुलवा नाक जब जाम हो जाता है तो मुंहवा से सांस लेते हैं तो बड़ा आसानी से सांस लेते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं होता है। होता है ना। मुंहवा सूखने लगता है, और सूखने लगता है ना, चूंकि लार ग्रंथि निकलती है तो 1.5 लीटर निकलती है। अब मुंह खोल के सांस लेंगे तो 1.5 की बजाय 3 लीटर चाहिए लार ग्रंथि। भाई मुंहवा खुला रहेगा, जैसे हम लोग कोई चीज खुली है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा ना। अगर मुंह बंद है तो लार अंदर है, अपना काम कर रहा है। ठीक, यही ना है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है ना लार में, जो जीवाणु को मारता है। तो ऐसे तो मुंह बंद है, अगर मुंह खोल के सांस लेने लगेंगे तो मुंह खुला रहेगा तो पानी वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर नहीं जाएगा, तो ज्यादा लार की जरूरत पड़ेगी। तो वो ज्यादा लार कहाँ से आएगा? तो जो सांस लेते हैं हम लोग कहाँ से लेते हैं? नाक से। तो नाक से जब सांस लेते हैं तो नाक से सांस अंदर एक गुहा होती है उसमें जाती है, वहां से एक श्वास नली होती है, सांस लेने वाली नली होती है। एक खाने वाली नली थी ना, उसी तरह से एक सांस लेने वाली नली होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा आता है कंठ, आता है, फिर फेफड़ा होता है। हम लोग ये सुने होंगे कि फेफड़े से सांस लेते हैं, सुने हैं ना? अरे मेढक और जैसे मछली गिल्स से सांस लेती हैं, मेढक फेफड़े से सांस लेता है, बाहर रहता है तो अंदर रहता है पानी में सांस लेता है। पक्षी फेफड़े से सांस लेती है, हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, सुने हैं ना? तो वो
जो हम लोग लेते हैं फेफड़े में, तो सीधे फेफड़े में नहीं पहुंच पाता, वो कई अंगों से गुजरता हुआ पहुंचता है। ठीक है, तो उन्हीं वो सभी अंगों को मिलाकर हम लोग कहते हैं श्वसन अंग। ठीक है, सभी अंग अलग अलग कहलाएंगे श्वसन अंग, सभी अंगों को मिला देंगे तो वो कहलाएगा श्वसन तंत्र। जैसे अलग से हम कहें नाक क्या है, श्वसन अंग है, नासा गुहा क्या है, श्वसन अंग है, लेकिन सब अंग को मिला देंगे तो वही बन जाएगा श्वसन तंत्र। ठीक है, तो देखिए हम लोग, चलिए तो देखिए ये हमारा क्या है, नाक। ठीक है, हमारा चित्र तो बहुत बढ़िया रहता नहीं, हम बताए हैं पहले ही। तो ये समझ रहे हैं ना, नाक दिखाई दे रहा है ना, तो नाक में दो छिद्र है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो ये दोनों छिद्र जब पीछे जाते हैं तो एक में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही जो छिद्र है, इसी छिद्र को कहते हैं हम लोग नासा द्वार। मतलब जहां से ससिया लेते हैं, ये दोनों छिद्र दिखाई दे रहा है ना सामने, तो इसको क्या कहते हैं, नासा द्वार। ये दोनों द्वार पीछे एक गुहा के रूप में खुलते हैं, इसे कहते हैं नासा गुहा। ठीक है, ये नासा गुहा में, ये नासा द्वार, नासा नलिका देख रहे हैं ना, ये जो हमारा नाक है, नासिका है, इस नासिका में रोए जैसे बाल पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं, सबके नाक में बाल पाए जाते हैं ना। तो वो नाक के बाल क्या करते हैं, वो धूल गर्दा, जो धूल के कण हैं, गंदगी है, वो हमारे शरीर के अंदर, मतलब नाक के अंदर जो जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये जो बाल रहते हैं, इसी बाल जो है अंदर धूल गर्दा जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, गंदगी को अंदर जाने नहीं देते। लेकिन कुछ ढीठ होते हैं, कुछ दुष्ट धूल के कण रहते हैं, वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तो उसके अंदर ये जो नाक दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर जो है नासिका के ऊपर से एक द्रव स्रवित होता रहता है। जब ऐसे अंगुली डालेंगे ऊपर तो ये थोड़ा सा एक चिपचिपा की तरह लगेगा, देखे होंगे। तो एक म्यूकस, उसे कहते हैं म्यूकस। ठीक है, तो वो जो है स्रवित होता रहता है। तो जो धूल के कण ये बाल से अंदर जाने का प्रयास करते हैं, उनको चिपका लेता है, कहता है कहाँ भाग रहा है, चलो आओ इधर। तो ये इसको क्या करेगा, इसको चिपका लेगा धूल के कण को। जैसे कुछ, जैसे कहते हैं मान लीजिए सैनिक आक्रमण किया, तो धूल के कण को सैनिक मान लीजिए, दुश्मन का सैनिक, ये है रोकने वाला। तो कुछ सैनिकों को तो बाल रोक लिया, कुछ रुक गए, लेकिन कुछ धूल के कण दुष्ट हैं, वो कहे नहीं हम अंदर जाएंगे। तो कहा अच्छा तू ही बहुत चालाक हो। तो वो क्या करेगा, जो म्यूकस निकलता रहता है यहाँ से, वो उसको क्या करता है, रोक लेता है। तो रोक लेता है तो वहीं धीरे धीरे जम जाता है। तो एक हफ्ता बीतता है तो देखेंगे नाक में कुछ कड़ा कड़ा रहता है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं ना, देखिए ना। यही जो म्यूकस है वही कभी कभी बहुत ज्यादा निकलने लगता है, तो क्या कहते हैं कि उसको सर्दी पकड़ लिया, होता है ना, तो ये रोकता है। ठीक, अब उसके बाद, अब ये हमारा नासा द्वार हो गया, अब इसमें बाल हो गए, म्यूकस हो गए। अब यहाँ से जो सांस है, वायु है, ये यहाँ से क्या आता है, वायु ही आता है। ठीक है, अब इस वायु में ऑक्सीजन है कि नहीं, वायु में ऑक्सीजन है कि नहीं, वायु में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। ये है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है कि नहीं, यही वायु हम ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन ले लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ से गया, तो पहले नासा द्वार से गया, तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो धूल के कण गंदगी में, जैसे कहीं धूल गर्दा उड़ रहा है वहां भी जाते हैं, वहां जाते हैं तो नकिया बंद कर लेते हैं, बंद तो करते नहीं, खोले रहते हैं। तो उसको ये जो नाक में बाल रहता है वो रोकने का प्रयास करता है, नहीं मानता है, जबरदस्ती घुस जाता है, तो म्यूकस रोकने का प्रयास करता है, उसी में चपका लेता है, कहाँ जा रहे हैं, तो उसको जाने ही नहीं देंगे। तो यहाँ से शुद्ध वायु जाती है अंदर।
ठीक। ये नासा गुहा में गई और नासा गुहा से ये हो गई आपकी ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी और ग्रास नली। ग्रास नली देख रहे थे हम लोग, वो जो आहार नाल पढ़ रहे थे, तो ग्रास नली था जिससे भोजन आ रहा था कि नहीं भोजन। ग्रास नली से ये जो खाने वाली नली है, यही ग्रास नली से भोजन आमाशय में जा रहा था, याद करिए। और यहाँ पर है ग्रसनी। तो ग्रास नली और ग्रसनी दोनों में खाली थोड़ा सा अंतर है। अभी देखिए, अगर हम यहीं पर लिख दें ग्रास नली, तो ये भोजन वाली नली है। ये कौन वाली नली है? ये भोजन वाली। ये कौन वाली नली है? सांस वाली। ये कौन वाली नली है? श्वास वाली, ठीक है। तो ये दोनों नली, ठीक है, एक जगह आकर मिल जाती हैं। दोनों नलियां एक जगह आके क्या करती हैं? मिल जाती हैं। वही होता है कंठ। उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं ना, यही कि हमारा कंठ है ना, तो यही होता है कंठ। इसी को कहते हैं स्वर यंत्र। इसी में एक कपाट लगा होता है। कपाट समझ रहे हैं? जैसे ढक्कन, ढक्कन समझ में आ रहा है? जैसे एक नली इधर से आई, देखिए मुख गुहा वाली नली है ना, इहो आ गई, इहो आ गई, तो इसमें एक ढक्कन होता है। ढक्कन मतलब कपाट। इसको क्या कहते हैं? कपाट। कपाट नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ढक्कन समझ रहे हैं ना। जैसे सोचिए, एक नली इधर से है और एक नली इधर से है, ठीक है। अब ये है भोजन वाली और ये है श्वास वाली, ठीक है। तो जब हम भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे, तो ई कपटवा इस पे चिपक जाता है। जैसे ऐसे है, अभी तो ऐसे है, ठीक। जब भोजन करेंगे तो ये इस पे चिपक जाता है और ये इधर इधर चला गया आमाशय, ठीक है। तो जब भोजन करेंगे तो ये श्वास वाली जो नली है, ग्रसनी जो है, ठीक है, ग्रसनी में ये चिपक जाता है, ठीक है। तो ये जब भोजन करते समय ये इसमें कपाट इसमें चिपक जाता है, तब भोजन करते समय भोजन खाली जाता है, ठीक। लेकिन अगर हमको सांस लेना हुआ तो ये कहाँ चिपकेगा? इसमें चिपक जाता है, इसको बंद कर देता है। कपाट जो है इसको बंद कर देता है। अब सोचेंगे कि ये बंद कौन करवाता है? कौन करवाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हमारा ये करता है कि कब भोजन वाली नली को बंद करना है, कब सांस वाली नली को बंद करना है, ये मस्तिष्क अपना करता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय टीवी मत देखिए, किसी के सोच में मत डूबिए। यहाँ है खाना खाते समय पहुंच गए किसी के रिश्तेदारी, तो रिश्तेदारी पहुंच जाएंगे तो दिमाग तो पहुंचा है रिश्तेदारी। अब भोजन खा रहे हैं, तब से कोई बातचीत कर रहा है, बातचीत भी करने लगे, तो जब बातचीत करने लगे तो दिमाग दूसरी जगह है। खा रहे हैं खाना, तो खाना खा रहे हैं तो मस्तिष्क को कहना चाहिए कि इसको बंद करो। अभी मस्तिष्क कहाँ पहुंच गया है? रिश्तेदारी या खेलने। मस्तिष्क कहाँ पहुंच गया? रिश्तेदारी। तो वो कहबा नहीं करेगा कि यहाँ से इधर से भोजन आ रहा है यार, इसको बंद करो, तो बंद नहीं करेगा, यो खुला रहेगा, यो खुला रहेगा। तो इसी में भोजन का कण थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। जब भोजन का कण चला जाता है तब वहीं हकर हकर करने लगते हैं, ऊपर नीचे करने लगते हैं, फंस जाता है, सांस ऊपर नीचे करते हैं, फिर छींक मारते हैं तो नकिया से निकल जाता है भोजनवा। देखते हैं चाउर फंसा रहता है, निकल जाता है ना। तो काहे? क्योंकि खाते समय हमारा दिमाग कहाँ चला गया था? रिश्तेदारी चला गया था। तो वो कह रहा था कि बंद करो, दिमाग को कहना चाहिए कि बंद करो, लेकिन दिमाग यहाँ रहेगा तब ना। खा रहे हैं खाना, यहाँ पहुंचे हैं रिश्तेदारी, तो इन नली ई कपाट को कंट्रोल कौन करेगा? दिमाग करेगा। तो दिमाग बेचारा कंट्रोलर नहीं कर पाया। जब कंट्रोल नहीं कर पाया तो उका किया, भोजन का कण चले गए। इसलिए कहते हैं कि खाते समय एकाग्रचित होकर खाना चाहिए, जिससे ये नली बंद रहे और भोजन वाली नली खुली रहे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग खाते समय बिना बतियाए उनका भोजन में नहीं पचता। तो खाना खाते समय हमें बातचीत नहीं करना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो है इसमें ये कंठ जो है
एक कपाट है जहाँ ग्रसनी और ग्रास नली दोनों आकर मिलती हैं, उसी पर एक कपाट रहता है। वो कपाट खुलता और बंद रहता है। जब भोजन खाएंगे तो सांस नली बंद हो जाएगी, और जब सांस लेंगे तो भोजन वाली नली बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस समय देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये भोजन वाली नली क्या है, बंद है। ठीक, अब देखिए हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ तक चला आया। ठीक है, तो ग्रसनी से आगे कहाँ जाता है, श्वास नली में। ठीक है, तो ये श्वास नली जब आगे जाती है तो दो नलियों में बढ़ जाती है, बढ़ गई ना, श्वास नली आगे चल के दो नलिकाओं में बढ़ गई। ये देखिए अपना फेफड़ा है, ये अपना क्या है, फेफड़ा। फेफड़े के ऊपर देखते हैं ना, ये हड्डी की तरह कुछ दिखाई देता है ना, यहाँ पर देखेंगे तो हड्डी की तरह, जैसे जब भूत दिखाई देता है टिबिया में, तो भूत का ऐसे ही हड्डियां दिखाई देता है ना। तो जो हड्डियां दिखाई देती है उसी को कहते हैं पसलियां। क्या कहते हैं, पसलियां। ये जो ऐसे ऐसे हड्डियां दिखाई देता है भूत का, वो क्या रहता है, पसलियां। ठीक है, इसी पसली के अंदर फेफड़ा जो है सुरक्षित रहता है, फेफड़ा मुलायम रहता है। ठीक है, तो फेफड़ा इतना मुलायम रहता है कि वो कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित रहने के लिए कोई ना कोई हड्डी रहेगी ना। पता चला दाब दिए तो पता चला फेफड़ा चप गया, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर है फेफड़ा। तो हमारी जो श्वास नली है वो आगे चल के दो नलिकाओं में बट गई, इसे हम लोग कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। और ये श्वसनी जो है जैसे ही फेफड़े में प्रवेश करती है और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसनिका। क्या कहते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका भी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं कूपिका कोश। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो हम यहाँ से सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे नासा द्वार से होते हुए कहाँ आती है, मुख गुहा में आती है। मुख गुहा से आते हुए ग्रसनी से होते हुए श्वास नली से में जाती है। ठीक, श्वास नली फेफड़े में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी। ये श्वसनी पुनः छोटी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिका। ठीक है, यह फिर पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कोश। तो इसी में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी कूपिका कोश को हम लोग वायु कोष्टिका भी कहते हैं, या वायु कोष्टिका। ये जो कूपिका कोश है इसी को वायु कोष्टिका भी कहते हैं, कूपिका कोश। ठीक है, इसी को वायु कोष्टिका भी कहते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन यहाँ से लिए, तो ये ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, इन नली में रहेगा, कहीं ना कहीं बेचारा जाके रुकेगा, कि नली में तो रहेगा नहीं। तो ये क्या करता है, इसी कूपिका कोश में क्या करता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, इसी कूपिका कोश में ऑक्सीजन फिर रुधिर के माध्यम से, रुधिर मतलब समझ रहे हैं ना, खून के माध्यम से फिर ये कहाँ चला जाता है, कोशिका के पास चला जाता है। कहाँ जाएगा, कोशिका के पास। कोशिका में फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर वहाँ पर ऊर्जा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, लेके फिर आता है वापस। जैसे जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। यहाँ ऑक्सीजन कूपिका में आ गया, तो ये कूपिका कहता है रुधिर को कि हाई लो, हाई अब तुम लेके जाके जहां जहां जरूरत है ऑक्सीजन उसको पहुंचाओ। जैसे प्रसाद नहीं बांटते हैं, तो ये यही कूपिका कहता है कि जहां जहां जिसको जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां उसको पहुंचाओ। तो वो कैसे पहुंचाएगा, तना में क्या करता है, जब पानी पहुंचाता है, देखते हैं ना, पानी विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो वैसे ही यहाँ पानी तो पहुंचाता ना, यहाँ क्या पहुंचाता है, रुधिर। तो रुधिर ऑक्सीजन को लेगा, लेने के बाद
कहाँ पहुंचाएगा? खून के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? कोशिका के पास। तो कोशिका में एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं। विद्युत गृह जैसे बिजली नहीं उत्पादित होती है, तो इसीलिए इसको विद्युत गृह कहते हैं। तो ये आगे का भाग है। कोशिका पूरा एक पार्ट है, उसके कई भाग हैं, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि ये जो खून होता है, खून मतलब रुधिर ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाता है? चलिए, तो देखिए, ये जो कूपिका कोश में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को कौन लेके गया? खून, रुधिर ना। ये रुधिर लेके गया किसके पास? कोशिका के पास। क्योंकि हर जीव में कोशिका होती है, तो ये कोशिका के पास लेके गया। और कोशिका के अंदर होती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में ऊर्जा पैदा होता है। अभी आप लोग ये समझिए कि कोशिका में कुछ क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा पैदा होता है, ठीक। जब ऊर्जा पैदा होता है तो उस ऊर्जा में ऑक्सीजन खर्च होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन खर्च होता है। जैसे 21% ऑक्सीजन आया था ना, देखिए 21% ऑक्सीजन आया, तो इसमें जो है 4-5% ऑक्सीजन खर्च हो जाता है, ठीक है। तो 16% के आसपास 4-5% ऑक्सीजन खर्च हो गया। अब वो ऑक्सीजन जब खर्च होगा तो वो ऑक्सीजन ऊर्जा पैदा करता है, वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वो सब अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो बस इतना जानिए कि मतलब ये जो खून हमारा रुधिर लेके गया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऊर्जा मिला, ठीक है। कुछ क्रियाएं हुई, उस क्रियाओं के फलस्वरूप क्या मिला? ऊर्जा मिला। ऑक्सीजन तो खर्चा हुआ होगा तब ना ऊर्जा मिलेगा। तो ऑक्सीजन खर्च हो गया, तो जब वापस लौटेगा ऑक्सीजन, तो पूरा का पूरा जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वापस जब लौटता है तो पूरा 20% नहीं लौटता है, 16% लौटता है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 6% के आसपास, ठीक है। तो यहां से मिली हमको ऊर्जा। अब वह ऊर्जा का हमको काम है। जो ऊर्जा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा, कोशिका कही कि हाई लो, तुम हमको ऑक्सीजन दिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। सुने हैं ना सुभाष चंद्र बोस जी का? तो ये रुधिर से कहती है कि तुमने हमको ऑक्सीजन दिया, हाई लो अपना ऊर्जा लो, हाई लो अपना कार्बन डाइऑक्साइड लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड लो, ऊर्जा लो, तो फिर रुधिर लेके आता है, फिर दौड़े दौड़े ट्रेन से आता है अपना। तो ये किसको देगा? कूपिका कोश को देगा, फिर ये श्वास नली को देगा, श्वसनिका को देगा, फिर ये श्वसनिका श्वसनी में जाएगी, फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी से होते हुए नासा मार्ग से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो कुछ आइडिया बना, कुछ समझ में आया कि जो हमारा वायु में ऑक्सीजन है वो कैसे हमारे नासा द्वार से चलता है, नासा गुहा में होते हुए ग्रसनी में पहुंचता है, वहां से श्वास नली में होते हुए 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसनी। ये श्वसनी आगे चलकर अनेक छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे कहते हैं श्वसनिका। ये श्वसनिका जो है फिर पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे कहते हैं कूपिका कोश। इसी कूपिका कोश में वायु जो है इकट्ठा रहता है, और ये वायु को रुधिर लेके पहुंचता है कहाँ? कोशिका के पास। वो कोशिका में रासायनिक क्रिया होती है, जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा को लेके फिर वापस रुधिर आता है, फिर यहाँ से होते हुए नासिका से निकल जाता है, ठीक है। तो फेफड़ा, जब ऑक्सीजन आता होगा इसमें तो फेफड़ा फूलता होगा और फेफड़ा पिचकता भी होगा, होता होगा ना। तो जब ऑक्सीजन आता है इसमें तो फेफड़ा क्या होता है? फूल जाता है, ठीक है। लेकिन फेफड़े के अंदर इतना क्षमता नहीं रहता कि वो उसको क्या करे? पचका दे। क्या करे? पिचका दे। तो है जो डायाफ्राम देखते हैं, ये एक मुलायम हड्डी होती है, ठीक है। ये फेफड़े के नीचे रहती है, ये हड्डी रहती है, ये नहीं पिचकता है। तो ये जब इसको पिचकाना रहता है तो कहता है भैया भैया थोड़ा सा हमके दबा देता था,
जो ना ऑक्सीजन क्या करता है, निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, मतलब जो हमारे अंदर हवा है वो क्या करता है, निकल जाता है। तो ये इसका क्या है, दोस्त है। तो इसको तो क्षमता रहती नहीं कि अपने से पचका दे, तो ये कहता है भैया भैया हम थोड़ा सा हमके दबा देते तो हम पचक जाए। तो ये इस जब डायफ्राम जब सांस लेगा, जब हवा अंदर आएगी तो ये डायफ्राम नीचे खसक जाएगा, और जब इसको दबाना होगा, बाहर निकालना होगा हवा, तो ये उसको ऊपर उठाएगा, तो ऊपर उठाएगा तो दबा देता है। तो हवा क्या करती है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम का काम समझ में आया। फेफड़ा में जब हवा भरनी होती है तो डायफ्राम नीचे खसक जाता है, और जब जो है दबाना होता है तो क्या करता है, ऊपर हो जाता है, इसको दबा देता है। ठीक है, तो इतना बात तो समझ में आ गया। तो चलिए, तो ये देखिए कि श्वसन अंग में कितने लोग भाग लेते हैं। नासा छिद्र समझे, जिससे वायु जो है अंदर जाती है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। नासा गुहा, नासिका का पिछला भाग जो है गुहा के रूप में रहता है, जिसे हम लोग नासा गुहा कहते हैं। ग्रसनी, नासा गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। कंठ या स्वर यंत्र, यानी कंठ के माध्यम से जहां ग्रसनी और ग्रास नली दोनों नलिकाएं जहां मिलती हैं, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ। जो कंठ है वहीं पर दोनों नलिका मिलती हैं, भोजन वाली और सांस वाली। ठीक है, भोजन वाली और श्वास वाली नलिकाएं जहां मिलती हैं उसी को कहते हैं कंठ या स्वर यंत्र। इसी पे एक कपाट लगा होता है, जब भोजन करेंगे तो सांस वाला बंद कर देता है, और सांस लेंगे तो भोजन वाला बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए श्वास नली, ये जो है ग्रसनी आगे चलकर श्वास फेफड़े में खुलने से पहले क्या है, आगे चलकर किस में बदल जाती है, श्वास नली में। तो श्वास नली फेफड़े में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्वसनी। और श्वसनी भी पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती है, उसे कहते हैं श्वसनिका। श्वसनिका भी अनेक पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका या कूपिका, कूपिका कोश। इसी में क्या करते हैं, वायु एकत्रित रहते हैं। यहीं से रुधिर जो है क्या करता है, इस वायु की ऑक्सीजन को लेके जाता है किसके पास, कोशिका के पास। उस कोशिका में श्वसन होता है, कुछ क्रियाएं होती हैं, वहां से ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वो ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आता है, और फिर यहीं उल्टे चलता है, वो इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, फिर नासा छिद्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछे जाएंगे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है श्वसन तंत्र, ये तो हम समझ गए, लेकिन आपसे पूछा जाएगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो श्वसन तंत्र का मतलब श्वसन में भाग लेने वाले जितने अंग हैं उन अंगों को मिलाकर, तंत्र माने समूह। तो श्वसन में भाग लेने वाले जितने अंग हैं उन अंगों को मिला देंगे तो क्या कहलाएंगे, श्वसन तंत्र। तो कौन कौन अंग है, देखिए नासिका, नासिका समझ गए, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं, फेफड़ा, ये सभी क्या हैं, श्वसन तंत्र। ये सभी मिलकर श्वसन के भाग हैं कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन तंत्र में कौन कौन अंग आते हैं, तो आप कहेंगे नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नलिका, श्वास नलिकाएं और फेफड़ा। और ये इनको रक्त और माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसके बाद ये काम रुधिर करता है, रुधिर करेगा, रुधिर अपना लेके जाएगा कोशिका में, तो वो श्वसन अंग नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ये चीज कह सकते हैं कि जो रुधिर रहता है, रुधिर में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, वही ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, तो रुधिर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तब आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है। यानी ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, रुधिर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन
नॉर्मल आदमी में 11 से लेके 14 तक पॉइंट होता है, 11 पॉइंट से लेके 14 पॉइंट। यही हीमोग्लोबिन जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो यही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो सांस जब हीमोग्लोबिन कम हो गया, यह हीमोग्लोबिन कहाँ लेके जाता है? सांस लेने में इसका रोल है ना, यह ना ऑक्सीजन वाला लेके जाता है। तो जब जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, जैसे अभी अच्छा को हुआ था टाइफाइड ना, तो टाइफाइड होता है, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तो यह हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन को लेके जाने वाला ही बीमार है। जैसे हमारे घर के मम्मी पापा पापा कमाते हैं, अब पापा बीमार हो गए तो घर में रुपए पैसे की कमी होगी कि नहीं? घर में आर्थिक तंगी होगी कि नहीं? तो यह बेचारा लेके जाता था हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन। जब बीमार पड़ते हैं तो यह कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों का सांस फूलने जो लगता है, जो कहते हैं सांस फूलने लगता है, जब थोड़ा सा चल लेते हैं तो हाँफने लगते हैं, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमें मिल ही नहीं पाता उतना। ऑक्सीजन कहाँ से देगा? ये तो बेचारा कम में है, तो कम में है तो कम में ऑक्सीजन लेगा। तो हाँफने का मतलब ऐसे इसी जो करते हैं तो तेजी से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति हमें हो, उसी को कहते हैं हाँफना। बात समझ में आ रही है? तो हाँफना उसी को कहते हैं कि जब ऑक्सीजन हमें पर्याप्त नहीं मिल पाता, सांस फूलने लगती है, तो उसी को कहते हैं हाँफना। ठीक है? तो ये रुधिर में पाए जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, यही ऑक्सीजन को लेके जाता है फिर लेके आता है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो ऑक्सीजन का वाहक है, इसी को ऑक्सीजन का वाहक है, यही ऑक्सीजन लेके जाता है। वैसे आप लोग अगर कह देंगे कि रुधिर ऑक्सीजन लेके जाता है, वो भी सही है। अगर पूछा जाएगा रुधिर में कौन चीज लेके जाता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? हीमोग्लोबिन। ठीक है? चलिए, तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, इसमें बात समझ में आ गई। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें दो काम करते हैं, या तो हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है, जैसे इस समय देखिए सांस कहाँ की? अंदर। अब ऐसे सांस बाहर, तो दो काम करते हैं। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें दो बार, मतलब दो क्रियाएं करते हैं। एक बार सांस को, मतलब जो वायु है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, फिर उसको बाहर छोड़ेंगे। ठीक है? तो श्वसन में कितनी क्रियाएं हैं? दो क्रियाएं। जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन। ठीक है? या इसी का नाम है निश्वसन। इसी का नाम क्या है? निश्वसन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निश्वसन क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नी और निह इनमें खाली बिंदी का अंतर है। ध्यान से सुनिए, निश्वसन क्या है, या अगर अंतः श्वसन क्या है। अंतः, अंतः तो साफ साफ पता चला, अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर। तो जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन रहता है वायु में, है ना, अभी देखिए हमने 21% है, तो ऑक्सीजन युक्त जब वायु अंदर लेकर जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। इसी को कहते हैं निश्वसन। दोनों एक ही नाम है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है निश्वसन क्या होता है या अंतः श्वसन क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन युक्त वायु को जब हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर जाते हैं, ले जाते हैं, उसी को कहते हैं अंतः श्वसन या निश्वसन। ठीक है? अब देखिए, अब अंदर गया तो अभी हमने देखा कि निकलता है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु, अगर वायु बाहर निकलती है, यहां पर रहेगा बाहर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को जब बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं उच्च श्वसन, उच्छ्वसन, 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 या इसी को कहते हैं निह। देखिए ध्यान से देखिए, निह, यहां ह आ रहा है, निह, निह श्वसन। निह श्वसन माने बाहर,
निह में भी ह आ रहा है, निह में भी ह आ रहा है, अब बाहर में भी ह आ रहा है, निह में भी ह आ रहा है, अब बाहर में भी ह आ रहा है। तो जहां निह मतलब ह आएगा, निह श्वसन, ये बिंदी क्या है, ये अह की मात्रा है ना। इसे विसर्ग कहते हैं, तो हम लोग अह यानी इसको पढ़ेंगे निह, ह आ रहा है ना, तो जहां ह आएगा वो वहां वायु कहाँ जाएगी, बहरे। ह माने बाहरे, नी माने बहरे। अगर खाली नी कहेंगे, नी, ह नहीं आ रहा है, नी मतलब अंदर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, जो है बड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर कोई आपसे पूछा जब जाएगा तो कहेंगे नी श्वसन में सांस अंदर जाती है कि बाहर, तो कहें सोचेंगे कि अरे यार अंदर बता दी सही हुई, फिर सोचेंगे बाहर बता दें सही हुई, ठीक है। तो बड़ी कंफ्यूजन रहता है, तो एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, निह, निह माने हो आ रहा है, निह श्वसन जब होगा तो बाहर आएगी वायु, ठीक। अगर नि श्वसन होगा तो वायु कहाँ जाएगी, अंदर। और जहां अंतः है, यहाँ तो साफ साफ पता चल जाए, अंतः है, ई वाले नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, अंतः माने अंदर, उच्छ्वसन माने बाहर। जब ये अंदर हो गया तो उच्छ्वसन माने बाहर। ये दोनों सेट हुआ दिमाग में। अगर अंदर और बाहर पूछा जाएगा, चाहे हम अंतः श्वसन के नाम से पूछें, चाहे निश्वसन के नाम से पूछें, चाहे उच्छ्वसन के नाम से पूछा जाए, चाहे निह श्वसन के नाम से पूछा जाएगा, बता देंगे कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कौन सा निश्वसन होता है, कौन सा निह श्वसन होगा। कोई डाउट है? और एक चीज ये जानिए कि जो श्वसन है वो सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहती है। कहाँ चलती रहती है? लगातार चलती रहती है। तो लगातार किस लिए चलती रहती है कि यही जब श्वसन बंद तो हम लोग बंद, ठीक है। इसीलिए अगर सही गलत में आएगा कि श्वसन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या उत्तर है? हाँ, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह तो श्वसन जब बंद हो जाता है, जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है, यही श्वसन ही तो नहीं करता है, श्वसन नहीं ना करता है। तो ये जो श्वसन है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, तो कहेंगे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। या सही गलत में श्वसन जो है सतत प्रक्रिया है, सही या गलत। या स्वतः श्वसन जीवन पर्यंत चलती रहती है, श्वसन रुक रुक कर चलती है, ऐसा है। या श्वसन रुक जाती है फिर कुछ समय बाद फिर चलने लगती है, ऐसा तो है नहीं, हमेशा चलती रहती है। और देखिए मछलियां कैसे सांस लेती हैं। मछली हम लोग पढ़ चुके हैं, मछली वाला में, जलीय जंतु में मछली कैसे सांस लेती है, क्लोम की सहायता से, गिल्स की सहायता से, यानी गलफड़े की सहायता से। वहीं मेढक के बारे में हमने देखा होगा कि मेढक जब जमीन पर रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है आदमी की तरह, अब पानी में चल जाएगा तो मछली की तरह सांस लेगा, सॉरी मछली की तरह, त्वचा से। अंदर कहाँ से लेगा? त्वचा से, अब बाहर फेफड़े से। अब वही मेढक जब अपनी टैडपोल अवस्था में रहता है, टैडपोल मतलब समझ रहे हैं, मेढक जब पानी में अंडे देते हैं, बारिश के दिनों में देखें जब मेढक का बच्चा जब छोटा छोटा रहता है तो मछली है कि मेढक है, इसमें अंतर नहीं समझ में आता। कुछ लोग जो छोटे बच्चे होंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मेढक का बच्चा है कि मछली का छावा है। जब नन्ही नन्ही रहते हैं पनिया में ऐसे ऐसे तैरते हैं, ठीक है, देखे हैं मेढक के बच्चों को, देखे हैं। जैसे मछली के बच्चे एक साथ चलते रहते हैं वैसे मेढक के भी बच्चे जो पानी में रहते हैं तो मछली की तरह रेंगते हैं, उनकी पूरी बनावट मछली की तरह रहती है, पंख होते हैं, सब कुछ रहते हैं, देखे हैं। तो जब उस अवस्था में रहता है मेढक, टैडपोल अवस्था में रहता है, तो सांस कैसे लेता है? मछली की तरह गलफड़े से, क्लोम से। कब? जब बेचारा नन्ही बुढ़ी का रहता है, पानी में तैरता है, अपना पनिये से काम चलाता है, तो उस समय उसके त्वचा से सांस नहीं ले पाता, क्योंकि वो उस तरह से उसका विकास नहीं हुआ, तो उस समय उसका स्वरूप मछली जैसा होता है। तो वो कैसे सांस लेता है? क्लोम से, यानी गिल से, ठीक है। मेढक कब? टैडपोल अवस्था में, यानी जब छोटा सा बच्चा है,
ठीक है। और लेकिन वही मेढक जब बढ़ जाएगा तो पानी में जाएगा तो किससे सांस लेगा? त्वचा से। अब बाहर आएगा तो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। कीट पतंगे कैसे सांस लेते हैं? जो वायु नलिकाएं हैं बस उसी से सांस लेते हैं, उनमें ये सब फेफड़ा उफड़ा कुल इतना तामझाम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कीट पतंगे जैसे तिलचट्टा हो गया, ये कैसे सांस लेता है? अगर तिलचट्टा पूछा जाए कैसे सांस लेता है तो श्वास नलिकाओं द्वारा, वायु नलिकाओं द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तिलचट्टा, मान लीजिए तिल चट्टा, एक हम उदाहरण दे रहे हैं। कीट पतंगों में तो बहुत से कीट पतंगे हो गए, कीट पतंगों में तो बहुत से कीट पतंगे हैं, एक नाम हमने लिख दिया तिलचट्टा। तो तिलचट्टा किससे सांस लेगा? वायु नलिकाओं से। पक्षी कैसे सांस लेते हैं? पक्षी तो हमारे जैसे हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं, उसी फेफड़े में तो हवा भर के अपना उड़ते हैं वो, ना पढ़े हैं ना हम लोग। तो यही चीज है। और एक चीज है कि अगर ये जो देखिए जो हम लोग सांस लेते हैं तो खाली ऑक्सीजन तो लेते नहीं हैं, खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं ना, इसमें नाइट्रोजन भी है ना। तो जब पहाड़ वहाड़ पर भी चलते हैं तो हम लोग वायु के साथ, जो वायु के साथ क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। पहाड़ वहाड़ पर चढ़ते हैं या समुद्र वमुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, पता है कि नहीं? पता है, पहाड़ वहाड़ पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन कम कम मिलता है, जो वहां पर हवा रहती है उसमें ऑक्सीजन क्या रहता है? कम रहता है। तो जब सांस लेते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है ऊंचाई पर जब जाएंगे तो। इसीलिए जो पहाड़ पर चढ़ते समय लोग जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर पिछवा लादे रहते हैं, देखें फोटो वोटो में, पिछवा एक टंकी रहती है पानी की तरह, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है। तो ये ऑक्सीजन तो रहता है, उसके सतवा इसमें नाइट्रोजन भी रहता है। काहे नाइट्रोजन रहता है? क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग कहाँ लेते हैं? ये जो हवा में लेते हैं तो हवा में भी तो नाइट्रोजन मिला रहता है, तब ना सांस लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। लेकिन वही जब समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में भी जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। लेकिन समुद्र में एक बात रहता है कि अगर 300 फीट से ज्यादा, ठीक है, 300 मीटर से ज्यादा अगर हम गहराई पर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं, हीलियम गैस मिला देते हैं। ये सब गैसों के बारे में अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, हीलियम गैस, चलिए जाने दीजिए। तो बस इतना जानिए कि जब हम ऊंचाई पर जाएंगे या गहराई में जाएंगे, तो जब भी ऊंचाई पर जाते हैं या समुद्र की गहराई में जाएंगे तो हम मछली तो है नहीं, सांस कैसे लेंगे? सांस ऐसे ले लेंगे नाक में, कुल फेफड़े में पानी चला जाएगा। अभी देखिए कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना हुआ था तो जो कोरोना का जो वायरस था वो वायरस जाके इसी कुपिकवा को जाम कर दे रहा था। वो वायरस जाके ये जो श्वास नलिका, ये जो वायु कुपिकाएं हैं, इसी में जाकर के बैठ जा रहा था, इसी को बंद कर दे रहा था। कहा बच्ची बहुत सांस ले रहा है तो रुको मैं तुमको बताता हूँ। तो कोरोना का जो वायरस था, जीवाणु था, विषाणु था, ठीक है। तो कोरोना का जो वायरस था वो क्या था कि इसी वायु कोशिकाओं में क्या कर रहा था? जाके जाम कर दे रहा है। तो जब कहाँ जाम कर दे रहा तो ऑक्सीजन हम लेंगे, तो ऑक्सीजन लेंगे तो रुधिर कैसे पहुंचाएगा? रुधिर कोशिका में पहुंचाएगा तब ना श्वसन होगा। तो वो जाने ही नहीं दे रहा, तो हमको सांस लेने में क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी, सांसें नहीं लिया जा रहा था। तो जब सांसें नहीं लिया जा रहा है तो क्या करेंगे? क्या होगा? मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कभी कभी देखते हैं, अगर जैसे हम लोग ऊंचाई पर हैं, अगर गिर गए बाय द वे तो देखने में लगेगा कि उसके शरीर में तो कोनो चोट नहीं लगी है, लेकिन डायफ्राम टूट गया। ये जो डायफ्राम है ये तो मुलायम रहता है, ठीक है, मुलायम हड्डी का बना रहता है, लेकिन गलती से ये टूट गया तो बाहर से देखने में तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन सांस तो लेने को ले लिए, लेकिन ससवा बहरे निकलेगा कैसे? यह डायफ्राम तो बेचारा ढकेलता था, यह ढकेलता था, यह टूट गया है तो ढकेल ही नहीं पाएगा, सांस ले ही नहीं पाएगा, तो क्या होता है? मर जाता है। तो कोरोना में यही था, वो जो हमारा वायरस था, कोरोना वायरस, वो हमारे
इसी कुपिकाओं में आकर बैठ जा रहा था। वो ऑक्सीजन को ले जाने ही नहीं दे रहा था, ऊर्जा मिल ही नहीं रहे थे, सांस लेने ही नहीं दे रहा था। बात समझ में आ रही है? तो सांस नहीं ले रहा था, हमारा दम घुटने लग रहा था, हम सांसें नहीं ले पा रहे थे। सांसें नहीं ले पा रहे तो हम क्या हो गए थे? मर गए थे। बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न पूछा जाए? तो मुझे ये बताइए एक सीधा सा प्रश्न, जो श्वसन तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है? श्वसन तंत्र, नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नली क्या है? फेफड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, हम लोग सांस किस अंग से लेते हैं? किससे लेते हैं? हम लोग सांस नहीं, ये तो अंग हो गया ना। अगर जैसे पूछा जाए कि मछलियां कैसे सांस लेती हैं, बताइए किसकी सहायता से? फेफड़े। मछलियां फेफड़े से सांस लेती हैं? किससे लेती हैं? गिल्स की सहायता से। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? फेफड़े की सहायता से। मेढक कैसे सांस लेता है? बाहर फेफड़े से, अंदर पानी के अंदर। जब बच्चा रहता है, टैडपोल अवस्था में रहता है, तब कैसे सांस लेगा? क्लोम से, मछली की तरह ना। पक्षी कैसे सांस लेते हैं बताइए? फेफड़े से। वेरी गुड। अब कीट पतंगे कैसे सांस लेते हैं? वायु नलिकाओं से। ठीक है। अब असली प्रश्न, कंफ्यूजन वाला प्रश्न। अभी अभी आप लोग सीधा साधा प्रश्न बताइए, सही गलत वाला, कि श्वसन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य है या असत्य है? सत्य है। वेरी गुड। श्वसन जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य या असत्य? श्वसन सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सही है या गलत? सही है। श्वसन लगातार चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक। अब असली कंफ्यूजन वाला प्रश्न, ध्यान से सुनिए। जो अब आप बताइएगा कि वायु के साथ ऑक्सीजन अंदर आती है या वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। हम नाम बोल रहे हैं। निश्वसन, निश्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा? अंदर क्या जाएगा? निश्वसन में अंदर क्या जाएगा? निश्वसन में अंदर क्या जाएगा बताइए? ऑक्सीजन जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा? क्या जाएगा अंदर? ऑक्सीजन। और ध्यान से सुनिए, निःश्वसन, निःश्वसन में बाहर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर बताइए, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा? ऑक्सीजन अंदर। उच्छ्वसन, उच्छ्वसन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब जल्दी से बताइए, सोच के बता दिए। अब तुरंत उत्तर दीजिए। अब आप लोग निःश्वसन बोलेंगे या निःश्वसन बोलेंगे, ये बोलना है। हम बोल रहे हैं, आप लोग निःश्वसन या निःश्वसन बोलना है। ठीक है। ऑक्सीजन अंदर गई, निःश्वसन। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, निःश्वसन। वेरी गुड। उच्छ्वास, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अंतःश्वसन, ऑक्सीजन अंदर। समझ गए? तो यही है आपका अपना श्वसन अंग। ठीक है। चलिए।